हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर असेसमेंट प्रोसीजर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। असेसी एक बार खुद टैक्स कैलकुलेट करता है तो वो जाता है सेल्फ असेसमेंट में। जब डिपार्टमेंट टैक्स कैलकुलेट करता है तो वो जाती है, तो हमारी होती है समरी असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट, स्क्रूटनी और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर मैंने आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट में सबसे पहले समझा दिया था सेल्फ असेसमेंट क्या होता है अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन ए में, कि जब असेसी खुद अपना टैक्स कैलकुलेट करता है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, एडवांस टैक्स रिलीफ और ऐड करता है इंटरेस्ट, तो जितनी अमाउंट पे करनी होती है वो पेबल निकल जाती है, पे कर देता है सेल्फ असेसमेंट में। देन मैंने बताया था आपको समरी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 में, जहां हमने पढ़ा था कि समरी असेसमेंट का मतलब क्या है, कि सिर्फ आपकी जो असेसमेंट, आपने जो रिटर्न भरी है वो आपकी सिर्फ क्रॉस चेक हो रही है, आपकी अर्थमेटिकल एरर देखी जा रही है, या जो भी आपने डिडक्शन क्लेम की है क्या उसके प्रूफ हैं, बस इतना मतलब सिर्फ चेक होता है। इसके अलावा ना कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाई जाती, कुछ नहीं होता, सिर्फ एक आपके ये कह के चलो कि सॉफ्टवेयर में सिर्फ चेक हो रही है कि जो भरा वो सही है या नहीं है। दैट इज़ समरी असेसमेंट। फिर मैंने आपको बताया था रेगुलर असेसमेंट, दैट मीन्स स्क्रूटनी, कि जहाँ पे हमने पढ़ा था कि अब जांच पड़ताल हो रही है, कि अगर उन्हें थोड़ा सा भी आप पे डाउट है, किसी चीज़ कोई इन्फॉर्मेशन कम है, उन्हें कुछ पूछना है, तो वो कौन सी असेसमेंट होती है, रेगुलर असेसमेंट, या जिसे बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। दैट इज़ अवर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3, जहाँ पे वो आपको नोटिस सर्व करते हैं, आपसे इन्फॉर्मेशन मंगवाते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपकी इनकम को एडजस्ट कर दिया जाता है, और इसका टाइम लिमिट ये मैंने आपको सारा बता दिया था रेगुलर असेसमेंट। नेक्स्ट जो असेसमेंट है वो है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट असेसमेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में अकेला भी पूछी जाती है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बताओ। आपको ये अंडर सेक्शन 144 में कवर हो रही है। इसके नाम से ही पता चल रहा होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब उसकी जजमेंट, वो अपनी जजमेंट लगा रहा है कि उसके हिसाब से क्या पॉसिबल है कि आपकी कितनी इनकम होगी, उसकी वो अपनी जजमेंट बता रहा है कि मेरी जजमेंट के हिसाब से इस बंदे की इनकम इतनी है। बेस्ट जजमेंट में क्या है कि वो खुद से अपनी बेस्ट जजमेंट दे रहा है कि मेरे हिसाब से डैश पर्सन की इनकम इतनी बनती है। किस केसेस में होता है ऐसा, अब हर केस में थोड़ी होगा, किन किन केसेस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगती है। ध्यान से समझना कि कहाँ कहाँ हो सकता है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट फॉलो करे। जहाँ पे असेसी हैज़ नॉट फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) और हैड नॉट मेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) और 5। मैंने कल आपको बताए थे लास्ट वीडियो में 139(1) में आप नॉर्मल रिटर्न भरते हैं, 139(4) में आप रिवाइज कर सकते हैं, और 139(4) में आपकी बिलेटेड रिटर्न होती है। अगर आपने टाइम पे नहीं भरी तो आप बिलेटेड रिटर्न करते हैं, और अगर उन्हें रिवाइज करना है तो 139(5) में करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, आपको रिटर्न भरनी चाहिए थी, मतलब आप थे लायबल कि आपको रिटर्न भरनी है, और आपने रिटर्न नहीं भरी, चाहे वो बिलेटेड रिटर्न है, चाहे वो रिवाइज है, चाहे वो आपकी नॉर्मल रिटर्न है। असेसी ने रिटर्न फाइल नहीं करी तो इस केस में क्या होगा, जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपने हिसाब से बता देगा कि आपका इतना टैक्स बनता है, ठीक है। या असेसी फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल टर्म्स ऑफ नोटिस इशू अंडर सेक्शन 142(1) और फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शन इशू अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A। ये मैंने कल आपको बताया था रेगुलर असेसमेंट में 143(3) में कि इशू किया जाता है नोटिस 142(1) में, क्या कि आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। अगर आप कोई भी उससे रिलेटेड कंप्लाई फॉर टर्म्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते तो उन केसेस में भी क्या माना जाता है कि आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, आपने कोई प्रोवाइड नहीं करी, तो उस केस में क्या होगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लग जाएगी। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा कि ठीक है आप नहीं बता रहे, तो मेरे हिसाब से जो बनता है मैं तो वो आपका कर दूंगा, ठीक है। थर्ड, असेसी फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल टर्म्स ऑफ नोटिस इशू अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2। ये भी कौन से में था, रेगुलर असेसमेंट में, जिसमें वो नोटिस भेजता है कि आपके ऊपर डाउट है, हम आपकी रेगुलर असेसमेंट कर रहे हैं, कि जब उसको नोटिस भेजा गया, नोटिस का जवाब नहीं दिया, या उसके टर्म्स जो भी फॉलो करने थे, जो भी रूल्स रेगुलेशन उसने फॉलो नहीं किए, तब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगती है। फॉर एग्जाम्पल
मिस्टर ए था, मिस्टर ए ने क्या करना था, रिटर्न फाइल करनी थी, ठीक है। उसने क्या किया, रिटर्न फाइल नहीं करी, तो इस केस में क्या होगा, असेसिंग ऑफिसर खुद बता देगा कि भाई आपकी इनकम इतनी है, इतना टैक्स पे कर दो, ठीक है। दूसरा, आपको नोटिस आया था 142(1) के अंडर कि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी, ठीक है, कि उन्हें डाउट था कि आपने डिडक्शन क्लेम की है 50,000 की, वो उन्हें लग रहा था कि इस उनके हिसाब से सही नहीं है, असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से आपसे इन्फॉर्मेशन मंगवाई, आपने इन्फॉर्मेशन दी नहीं, आपने कुछ नहीं बताया, तो वो क्या करेंगे, इस डिडक्शन को कैंसिल कर देंगे और जितनी आपकी इनकम बनेगी अपनी जजमेंट के हिसाब से बता देंगे कि आपकी डिडक्शन अब आपको मिलेगी नहीं, अब आपकी इतनी इनकम बनती है, आप टैक्स पे कर दो। या 143(2) में आपके पास नोटिस आया था कि उनको कुछ भी डाउट था, ठीक है, उन्होंने आपको नोटिस भेजा था कि हमें आपके ऊपर रेगुलर असेसमेंट लग रही है, आपकी असेसमेंट में हमें ये डाउट है, आपने किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया, तो देन उस केस में भी आप पे क्या लग जाएगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। वो बोलेगा ठीक है, जब आप नोटिस का रिप्लाई नहीं कर रहे तो देन हम अपने हिसाब से आपका टैक्स निकाल देंगे और आपको वो पे करना पड़ेगा, दैट इज़ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब आगे वो क्या बोल रहा है, assessing officer will determine the total income or loss to the best of his judgment and determine the sum payable by SSC after taking into account all the relevant material which assessing officer has gathered। क्या कह रहा है कि assessing officer डिटरमाइन करता है टोटल इनकम और लॉस अपने हिसाब से, बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, एंड डिटरमाइन कितना आपने टैक्स पे करना है, वो अपने हिसाब से अब क्या कर रहा है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेट कर देगा। फिर क्या बोलता है कि एक मौका भी देता है कि ठीक है, मैं अपनी जजमेंट देने से पहले, फाइनल करने से पहले एक मौका आपको दे रहे हैं। असेसिंग ऑफिसर शैल गिव असेसी एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर मेकिंग द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फैसला सुनाने से पहले एक मौका दे रहे हैं कि आ जा और बता जा कि ये ठीक है या नहीं है। कैसे मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन बाय असेसिंग ऑफिसर बाय सर्विंग अ नोटिस भेजा उसको, कॉलिंग अपॉन द असेसी ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम टू एक्सप्लेन द कोज। एक स्पेसिफाइड डेट नोटिस में लिख दे, टाइम बता दिया कि इस दिन आ जा और कारण बता जा, जो भी आपको लगता है, जो भी है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे जा। फिर आगे उसने इस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के लिए वो लगा दिया कि किस केस में मौका नहीं दिया जाएगा, जहाँ पे उसके पास पहले से ही एक नोटिस जा चुका है 142(1) में, उस केस में उसको मौका नहीं दिया जाएगा। कैसे, एक नोटिस आपको पहले भेज दिया था कि भाई इन्फॉर्मेशन दे दे, बता दे हमें, जब आपने उसका रिप्लाई नहीं किया तो आपको दोबारा क्यों मौका दिया जाएगा, जब आपने एक बार ही जवाब नहीं दिया। तो वो बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज़ नॉट नेसेसरी इफ़ 142(1) इज इशूड प्रायर टू द बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। से पहले अगर आपको दे दिया गया है तो आपको दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा सुनने का। अब इसके परिणाम क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के। असेसी बिकम लायबल टू पेनल्टीज, असेसी के ऊपर क्या लग जाएंगी, पेनल्टीज लग जाएंगी, प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, और जो भी उसका रिफंड बन रहा था वो उसको ग्रांट नहीं किया जाएगा। 3 चीज़ें बताई, असेसी बिकम लायबल टू पेनल्टीज, असेसी बिकम लायबल टू प्रोसिक्यूशन, और रिफंड मे नॉट बी ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अब हमने पढ़ ली कि जब असेसी भरता है तो सेल्फ असेसमेंट, डिपार्टमेंट में समरी में सिंपल था कि आप सिर्फ क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। फिर रेगुलर में क्या होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट हो रही है, स्क्रूटनी में फिर आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाती है। वो कब होती है, जब आपने स्क्रूटनी को फॉलो नहीं किया, जब आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया या सिंपल रिटर्न नहीं भरी, तो अब आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आप पे एप्लीकेबल हो जाती है। अब एक और आई आपकी नेक्स्ट, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147। ध्यान से समझना, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मतलब क्या है, या री असेसमेंट। यहाँ पे क्या है, आपकी एक बार असेसमेंट हो चुकी है, उसके बाद रीअसेस, दोबारा से केस को खोला जा रहा है, रीओपनिंग ऑफ केस भी बोलते हैं इसको। ये क्या है कि केस बंद हो चुका था, पर जहां आप लगा कि इस बंदे ने इनकम एस्केप की हुई है, छुपाई हुई है जानबूझ के, ठीक है, या किसी भी कारण से, तो
आपके केस को दोबारा से असेस किया जा सकता है अंडर सेक्शन 147 के अंदर। अब जैसे मैं बात करती हूँ एक केस की कि मिस्टर ए है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट हमने पढ़ा कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट लगती है। अभी हमने पढ़ा था कि रेगुलर असेसमेंट थी, आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट थी। मानो उसके ऊपर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक बार लग चुकी थी, मतलब उसका केस खोला गया, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उसके ऊपर लग गई, तो क्या दोबारा से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उसके ऊपर लग सकती है कि केस बंद होने के बाद, बेस्ट जजमेंट के बाद उनको कहीं से फिर से कुछ डाउट हुआ तो क्या बेस्ट जजमेंट दोबारा लग सकती है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक फ्रेश केस की ही बात हो रही थी। बट ऐसे केस में आप कौन सा सेक्शन लगा सकते हो? सेक्शन 147, दैट मीन्स री असेसमेंट वाला, कि आपकी जहाँ असेसमेंट एक बार हो चुकी है वहाँ पे आप दोबारा से अगर असेसमेंट करना चाहते हो तो कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा? सेक्शन 147। या मिस्टर ए था जिसने रिटर्न भरी या नहीं भरी, जो भी किया उसने, क्या कोई पूछता है क्या ये फ्रेश हो सकता है कि फ्रेश केस में भी री असेसमेंट हो जाए या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट? हाँ, हो सकता है, क्योंकि हम अभी वर्ड पढ़ेंगे इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में, वो बोलते हैं कि असेस या रीअसेस, मतलब फ्रेश हो सकता है कि आप सीधा बेस्ट जजमेंट ना लगाओ, रेगुलर ना लगाओ, डायरेक्टली आप क्या लगा रहे हो, या तो इनकम एस्केपिंग, या पहले आपने रेगुलर असेसमेंट लगा दी, बेस्ट जजमेंट, उसके बाद भी आपको कुछ डाउट रह गया तो आप दोबारा से केस खोल के रीअसेसमेंट कर सकते हो। तो रीअसेसमेंट आपका कब लगता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जब लगता है कि आपने कोई इनकम को छुपाया है, इनकम को एस्केप किया है, उस केस में आपके केस को, बंद केस को दोबारा से रीअसेस खोला जा सकता है। अब वो क्या बोल रहा है? इफ़ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स, कोई इनकम ऐसी थी जिस पे टैक्स लगना चाहिए था, इन द केस ऑफ एन असेसी हैज़ एस्केप्ड असेसमेंट फॉर एनी असेसमेंट ईयर, असेसिंग ऑफिसर में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 148 टू 143। मतलब अब आपकी ऐसी इनकम थी जिस पे टैक्स लगना चाहिए था, आपने वो इनकम नहीं दिखाई तो आपके ऊपर एस्केप्ड असेसमेंट लग जाएगी उस असेसमेंट ईयर के लिए। और असेसिंग ऑफिसर को कौन कौन से सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे? सेक्शन 148 टू 153 तक, ठीक है। तो इसमें जैसे मैं बोलती हूँ कि कोई आपकी 2016-17 की कोई इनकम है जो आपने एस्केप की थी, आपने छुपा ली थी, नहीं बताई, आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, अदर सोर्स की इनकम थी, असेसिंग ऑफिसर को कहीं से पता चल गया कि इस बंदे के पास इस साल ये इनकम आई थी, तो क्या करेगा वो केस? उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ था, तो वो उस केस को दोबारा से रीओपन कर लेगा। तो अब आपके ऊपर सेक्शन यहाँ लगते हैं, सेक्शन 148 टू 153 तक आपके ऊपर, ठीक। अब इसमें होता क्या है? असेस और रीअसेस सच इनकम, मैंने बताया, या तो फ्रेश केस के ऊपर भी हो सकता है, या जो केस पे पहले कोई असेसमेंट हो सकती है उस पर दोबारा से रीअसेसमेंट हो रही है। वो क्या कर रहा है? और रिकम्प्यूट द लॉस, जो आपने लॉस निकाला उसको दोबारा से कंप्यूट कर रहा है, जितना आपका डेप्रिसिएशन अलाउंस है या अदर अलाउंस या जो भी आपने डिडक्शन क्लेम की है वो सारी, वो क्या करेगा? दोबारा से उसको रिकम्प्यूट करेगा। The proceeding which govern a case of income escaping assessment can be initiated by income tax department। जो भी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है वो कौन इनिशिएट करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इफ सर्टेन इनकम हैव एस्केप्ड असेसमेंट और इनकम हैव बीन असेस्ड एट अ लोअर रेट और एक्सेसिव लॉस और अलाउंसेस हैव बीन अलाउड, मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि आपने कम रेट पे टैक्स लगा दिया, ज़्यादा लॉस क्लेम कर लिया, ज़्यादा अलाउंसेस क्लेम कर लिए, उस केस में आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट आप पे लग सकती है। और ये कौन लग करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइम लिमिट फॉर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, मतलब आप कितने साल के अंदर अंदर नोटिस भेज सकते हो कि आपके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लग रही है। ये टाइम लिमिट आपको बताता है सेक्शन 149, ठीक है। यहाँ पे क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा 147 तो बताता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या है, फिर 148 हमें बताता है कि नोटिस जाएगा उसके पास, 149 बताता है कि उसका टाइम लिमिट क्या है नोटिस का। जनरल केसेस में, आम केसेस में आपका 3 साल तक, 3 साल के अंदर अंदर आपको नोटिस भेजना है। जैसे मैं बात कर रही हूँ विदिन 3 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, बोलता है ये फ्रॉम द एंड ऑफ
रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब आपका जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है उसके एंड होने के 3 साल के अंदर अंदर नोटिस भेज दिया तो भेज दिया, उसके बाद नहीं भेज सकते। जैसे मैं बात कर रही थी 16-17 की, आपने कोई इनकम छुपाई तो इसका पहले आप देखो कि असेसमेंट ईयर क्या है, 17-18 होगा। तो क्या इसके 3 साल के अंदर हम लाइक करते हैं 18-19, 19-20 एंड 20-21, मतलब इन 3 साल में आप नोटिस भेज सकते हो। अब हमारा क्या चल रहा है 22-23, क्या आप नोटिस भेज सकते हो? नहीं, अब इनकम एस्केपिंग असेसमेंट हो ही नहीं सकती। कब हो सकती है? सिर्फ 3 साल के अंदर अंदर नोटिस भेजना है, ये टाइम लिमिट है, ध्यान रखना। क्या है टाइम लिमिट ऑफ नोटिस? कि आपको 3 साल के अंदर अंदर नोटिस भेजना है। और अगर असेसिंग ऑफिसर इन हिज अदर के, ये तो हमने पढ़ा जनरल केसेस में, बट एक केस है कि जहाँ पे आपकी जो इनकम आपने एस्केप की है वो 50 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे 3 साल की जगह आपको 10 साल का टाइम दे दिया। वहाँ पे क्या किया? 10 साल का टाइम दे दिया। क्या बोल रहा है? असेसिंग ऑफिसर इन हिज पोजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट और एविडेंस विच रिवील दैट has income represented in form of asset which has escaped assessment amount to 50 lakh or more for that year, then आपको 10 साल का टाइम दे दिया। कि आपको लगता है कि उन्होंने ऐसी इनकम मतलब जो छुपाई थी वो एसेट की फॉर्म में दिखाई हुई है, वो 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको 10 साल का टाइम दे दिया। अब कई बार बात आती है कि अब ऐसे तो असेसिंग ऑफिसर जानबूझ के बोल सकता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इसने जो इनकम छुपाई है वो 50 लाख से ज़्यादा छुपाई है, तो मैं 10 साल ले लेता हूँ, मतलब 3 साल की जगह वो कहता है कि मैं 10 साल तक इस केस को खोल सकता हूँ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर जानबूझ के अगर कोई केस खेलना चाहता है, तो रूल क्या बोलता है कि असेसिंग ऑफिसर को सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से, पीसीसीआई से, या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल से केस को खोलने के लिए। ये नहीं आप अपनी मर्जी से केस खोल रहे हो, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि इसके ऊपर इनकम एस्केपिंग असेसमेंट लग रही है, और आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनकम एस्केपिंग है यहाँ पे। तो वो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी पीसीसीआई से या प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडिया से, पीडीजीआई से। उसके बाद ही आप केस को ओपन कर सकते हो। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर क्या है आपका? पहले तो असेसिंग ऑफिसर शुड हैव रीज़न होना चाहिए क्यों आपको क्यों लग रहा है कि इनकम एस्केप हुई है, एंड रिकॉर्ड इट टू असेसी और रीअसेस द इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। मतलब असेसिंग ऑफिसर के पास कोई रीज़न होना चाहिए असेस या रीअसेस करने के लिए। फिर वो नोटिस भेजेगा 148 में टाइम लिमिट के अंदर अंदर। वो टाइम लिमिट मैंने आपको बता दी कि कितने टाइम के अंदर उसको नोटिस भेजना है। फिर असेसी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, उसे कहा जाएगा तो रिटर्न भर इनकम की। अब आप बोलोगे कि अगर उस बंदे ने उस साल की रिटर्न ऑलरेडी भरी हुई है तो क्या उसको दोबारा भरनी पड़ेगी? हाँ, अगर उसके पास ऐसा नोटिस आता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का तो देन उसको अगेन रीफाइल करनी पड़ेगी अपनी रिटर्न। ठीक है। असेसी शुड सीक फॉर द रीज़न रिकॉर्डेड बाय असेसिंग ऑफिसर, रीज़न वगैरह बताना पड़ेगा। असेसी शुड इशू नोटिस करेंगे, नोटिस इशू कर देंगे उसको इन्फॉर्मेशन वाला, और वो जो हमने पढ़ा था पीछे रेगुलर असेसमेंट का। देन असेसी शुड कंप्लीट एंड पास द फाइनल असेसमेंट, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा विद इन टाइम लिमिट, मतलब बताना पड़ेगा कि अब उसके हिसाब से क्या लगता है कि कितनी इसकी इनकम है, जो भी ऑर्डर पास करना पड़ेगा कितने टाइम के अंदर अंदर, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ विच रिप्लाई इज रिसीव्ड बाय हिम। जब उसको असेसी ने रिप्लाई दे दिया उसके 1 महीने में, या जो उसको टाइम दिया गया था असेसी को, या जो भी एक्सटेंडेड टाइम था वो एक्सपायर हो गया है, तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर असेसिंग ऑफिसर को फाइनल डिसीजन ऑर्डर पास करना पड़ेगा। ये थी आपकी इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी। अब मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट बता दी, मैंने आपको समरी असेसमेंट बता दी, फिर हमने रेगुलर करी, फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करी, रेगुलर के बाद हमने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करी, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट करी। अब आपकी सिर्फ 2 असेसमेंट रह गई है, फेसलेस असेसमेंट और ज्यूरिसडिक्शनल लेस असेसमेंट। ठीक है, वो भी बहुत ईजी हैं। देन आपके इसके बाद टाइप ऑफ असेसमेंट ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आप पहले इतना पढ़ लें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो रिमेनिंग 2 भी बता देती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।